ओके देखो, रिवीजन में अपन स्टार्ट करता है AS19। ठीक है, काफी एएस रिवाइज कर लिया ना। AS19 लीजेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एएस है। आपने ग्रुप वन में हायर परचेज पढ़ा होगा, सम वाट हायर परचेज के जैसा ही है लीजेस। ठीक है, जैसा हायर परचेज का कंसेप्ट था, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगता है लीज के केस में। लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब होता है कोई भी चीज रेंट पे लेना। ठीक है, लीज का मतलब हो गया भाड़े पे लेना। बट नॉर्मल एक होता है रेंटल एग्रीमेंट और एक होता है लीज एग्रीमेंट। ठीक है, रेंटल एग्रीमेंट बेसिकली 11 महीने का बनता है एज पर द लॉ। बट लीज एग्रीमेंट मैक्सिमम 99 ईयर्स तक का लीज एग्रीमेंट बन सकता है। तो लीज एक लंबा ड्यूरेशन के लिए होता है, जहां पे आप कोई भी एसेट्स रेंटल एग्रीमेंट टाइप में लेता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग लीज बोलता है। क्लियर है? तो बेसिकली ये रेंटल एग्रीमेंट की तरह होता है, दो पार्टी के बीच में होगा। जैसे कि सपोज आपको एक स्कूल ओपन करना है। ठीक है, सोसाइटी में आप बच्चों को पढ़ाने के लिए एक हाई क्लास स्कूल ओपन करना चाहते हो, बट स्कूल ओपन करने के लिए आपको लैंड चाहिए। लैंड तो गवर्नमेंट लैंड होता है। तो आपने गवर्नमेंट से अप्रोच किया कि हम सोसाइटी के लिए एक अच्छा अफोर्डेबल स्कूल खोलना चाहते हैं, हाउ कैन यू सपोर्ट? तो गवर्नमेंट ने बोला हम हमारे पास एक प्रॉपर्टी पड़ा है, लैंड पड़ा है, हम आप लोग को ये 99 ईयर्स का एकदम सस्ते रेंट पे, लीज पे दे देता है। क्लियर है? तो दैट इज द लीज, बेसिकली यही है लीज। तो लीज क्या है? लीज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज वेयर वन पार्टी ट्रांसफर्स the other party rights to use asset for a specified period against consideration। बेसिकली लीज एक एग्रीमेंट है दो जन के बीच में, जहां पे एक जन दूसरे जन को क्या करता है, एसेट्स यूज करने का राइट देता है अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। इसी को अपन लीज बोलता है। इज इट क्लियर? बट AS19 ये जो लीज वाला एएस है, किस किस चीजें का लीज पे एप्लीकेबल नहीं है? यदि आपने कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए लीज पे कोई भी क्वेरी लिया है, या फिर खदान लिया है, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए गवर्नमेंट से आपने परमिशन लिया है कि हम लोग समुद्र के अंदर में ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगा, तो आप लोग हमको इतना एरिया लीज पे दे दो, यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही अब ऑयल एक्सट्रैक्ट करेगा सारा रिसोर्सेज लगा के। तो AS19 डज नॉट कवर्स दैट। इज इट क्लियर? बेसिकली AS19 does not covers intangible assets and agreement to use land। उसके लिए अलग ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहता है, वो कवर करता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ फिर AS19 में क्या आएगा? AS19 में आ जाता है मोस्टली टेंजिबल एसेट्स। मोस्टली टेंजिबल एसेट्स बड़ी बड़ी मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, वो सारा चीज AS19 के अंदर में। जैसे कि सपोज आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए बड़े बड़े क्रेन्स चाहिए। अब क्रेन हर कॉन्ट्रैक्टर नहीं परचेज करता, तो उन लोगों क्या करता है, लीज पे ले लेता है जब तक उसका प्रोजेक्ट चलेगा। तो वहां पे AS19 एप्लीकेबल होगा। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए एग्जाम में कि भाई फ्लूक खेले, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आ गया, ये सब इंटेंजिबल एसेट है। मोशन पिक्चर फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है। तो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर में लीजेस एप्लीकेबल नहीं है AS19। एंड एग्रीमेंट टू यूज लैंड, यदि कोई लैंड यूज करने, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था स्कूल वाला, वहां पे आपको लैंड दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से एट अफोर्डेबल रेट, तो वहां पे एग्रीमेंट लीज का जैसा ही बनता है। बट हमारा AS19 इसको कवर नहीं करेगा, अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो उसको कवर करेगा। क्लियर है? तो रेंट एग्रीमेंट में क्या होता है? रेंट एग्रीमेंट बेसिकली किसके लिए होता है? एसेट विच आर नॉट रेडी टू यूज, उसके लिए हम लोग रेंट एग्रीमेंट करता है। जैसे कि आपने एक अनफर्निश्ड घर ले लिया रेंट पे, तो उसको आप क्या करते हो, अपने हिसाब से रहने जैसा बनाते हो, तो वो हो गया रेंटल एग्रीमेंट। बट लीज इज बेसिकली फॉर द टेंजिबल एसेट्स जो रेडी टू यूज है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि सपोज आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको RMC चाहिए, रेडी मिक्स कंक्रीट, जिसके अंदर में हम लोग सीमेंट, बजरी और पत्थर का मिक्सचर बना के बनाएगा, ढलाई करेगा। तो उसके लिए जो वो मशीन लगता है RMC, वो एक रेडी टू यूज है। आप क्या करता है, जिस ऑनर के पास में वो मशीन होती है, उसको आप भाड़े पे ले लेता है, लीज पे ले लेता है। तो बेसिकली लीज इज फॉर द टेंजिबल एसेट्स विच आर रेडी फॉर यूज। लेकिन कोई भी एसेट जो आपने भाड़े पे लिया लेकिन रेडी टू यूज नहीं है, अब अपने हिसाब से उसको रेडी करेगा, तो उसके लिए हम लोग बनाता है रेंटल एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? Now, parties to lease. There are two parties to lease. One is lessee and another one is the lessor. ठीक है, लेसी वो है जो भाड़े पे, लीज पे ले रहा है, एंड लेसर वो है जो ऑनर है, एक्चुअल ऑनर ऑफ द एसेट।
जो असली मालिक होता है एसेट का उसको हम लोग लेसर बोलता है, और जो लीज पे लेता है उसको हम लोग लेसी बोलता है। इज इट क्लियर? तो यानी यहाँ पे अपने को AS 19 में क्या सीखने मिलेगा? ये सीखने मिलेगा कि लेसी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगा, लेसर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेगा, राइट? अब लेसी यदि कोई चीज लीज पे ले रहा है तो एसेट का असली मालिक तो लेसर है, तो डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? लेसर ही क्लेम करने वाला है। लेसी जस्ट क्या करेगा, एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर में रेंट पे करता जाएगा जो भी उन्होंने डिसाइड किया है। इज इट क्लियर? बट सर यदि ऐसा हुआ, लेसर ने इस तरीके से एसेट को ट्रांसफर किया है कि एट द एंड लेसी खुद ही उस एसेट का मालिक बन जाएगा, या फिर एसेट का लाइफ है 10 साल, ऑलमोस्ट 9 साल या 9.5 साल या 8 साल लेसी ही यूज कर रहा है उस एसेट को, उस कंडीशन में देखा जाए तो बोलने के लिए मालिक लेसर था बट असली मालिक तो लेसी रहा, जिसने ऑलमोस्ट मैक्सिमम लाइफ ऑफ द एसेट उस लेसी ने यूज किया है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलता है फाइनेंस लीज। तो यहाँ पे लीज दो तरह का होगा, वन इज ऑपरेटिंग लीज एंड अदर वन इज फाइनेंस लीज। तो आपको सीखना पड़ेगा हाउ यू आइडेंटिफाई वेदर ए लीज एग्रीमेंट इज अ ऑपरेटिंग लीज और ए फाइनेंस लीज। उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फिर एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आ जाता है कि लेसी अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा और लेसर अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा। क्लियर है? नाउ लीज दो तरह का हो सकता है, एक है ऑपरेटिंग लीज और एक है फाइनेंस लीज। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या होता है, नॉर्मल सिंपल रेंट का तरह, मैं जस्ट लीज यूज करने के लिए ले रहा हूं, मैं यूज करूंगा और सामने वाले को लौटा दूंगा। ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड, एसेट्स के रिगार्डिंग कोई भी रिस्क वगैरह है वो मेरा नहीं है, कोई भी फायदा है वो भी मेरा नहीं है, वो किसका होगा, लेसर का होगा। ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड अटैच्ड टू द लीज्ड एसेट विल बी ऑफ लेसर हिमसेल्फ। इसमें लेसी का कोई रोल नहीं होता। लेसी जस्ट क्या करेगा, लेसी जस्ट लीज पेमेंट करेगा, और लेसी के लिए लीज पेमेंट एक एक्सपेंस है, एज ए रेंट एक्सपेंस, और वो अपने पीएनएल में चार्ज कर देगा। और लेसर इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज क्या करेगा, अपने बुक्स में लीज रेंट को इनकम दिखाएगा एंड डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ लेसर क्लेम करेगा। दैट इज द ऑपरेटिंग लीज। वेयर एज फाइनेंस लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज में ऑलमोस्ट all the risk and reward related to the asset is transferred to the lessee। सारा रिस्क वगैरह लेसी को ही देखना है। इवन इवन ऑनरशिप भी कभी कभी क्या होता है, लेसी के पास में चला जाता है, बट लीगल ऑनर ऑन पेपर क्या होता है, उसका मालिक कौन रहता है, लेसर ही रहता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, हायर परचेज में आपने पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, शोरूम जाके गाड़ी निकलाता है ईएमआई पे, राइट? ईएमआई का मतलब है आप गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है माना, बट गाड़ी का असली मालिक कौन होता है, जो पैसा चुकाया है, बट गाड़ी अपन यूज कर रहा होता है। तो समवट ऐसा ही है फाइनेंस लीज में, यहाँ पे ऑनर कोई और होगा बट एसेट आप यूज करेगा, और उस एसेट को इस कदर यूज करेगा जैसे वो आपका ही है, या फिर आफ्टर द लीज एग्रीमेंट वो एसेट आपका हो जाएगा, उससे रिलेटेड सारा रिस्क रिवार्ड आपका है। दैट मीन्स इट इज अ फाइनेंस लीज। उस एसेट को आप अपने बुक्स में लीज रेंट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, एसेट्स की तरह रिकॉग्नाइज करेगा। इज इट क्लियर? अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि लीज एक ऑपरेटिंग लीज है या फिर फाइनेंस लीज है, वो देखना पड़ेगा। तो यदि ये सारे इंडिकेशंस अपने को मिलते हैं, दैट मींस लीज विल बी ऑफ फाइनेंस लीज। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ऑनरशिप ऑफ द एसेट ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म, यानी जिस दिन लीज एग्रीमेंट खत्म होगा उसके बाद ऑनरशिप लेसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस एसेट का। दैट मींस द लीज एग्रीमेंट इज अ फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। यानी इन शॉर्ट क्या हुआ, जब मैं यूज कर रहा हूं, कुछ समय बाद असली मालिक मैं ही बनने वाला हूं, इसका मतलब आज लेसर ने जस्ट मेरे बिहाफ में पेमेंट किया है। तो एएस बोलता है, ये बोलने की बात है कि वो मालिक है, असली मालिक तो आप ही हो जो यूज कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑनरशिप भी आपके नाम में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो भी एसेट्स रिकॉग्नाइज करेगा आप अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करो, लेसर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अपने बुक्स में। डेप्रिसिएशन भी आप ही क्लेम करो, लेसी डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, लेसर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेगा इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। क्लियर है? सेकेंड इंडिकेशन बोलता है
lessee has the option to buy the asset at the end of lease term at a very nominal value compared to the fair value of the asset at the inception of the lease, and it is reasonable certain that the lessee will exercise the option. सेकंड कंडीशन क्या बोला, कैसे चेक करेगा कि फाइनेंस लीज है या नहीं है, कि लेसी के पास में ऑप्शन होगा उस एसेट को खरीदने का बहुत ही सस्ते रेट में, लेसी के पास ऑप्शन होगा एसेट को परचेज करने का बहुत ही सस्ते रेट में, रिकॉर्डिंग ठीक है, लेसी के पास ऑप्शन होगा उसको बाय करने का एट अ वेरी नॉमिनल रेट, जो कि मार्केट रेट से बहुत सस्ता है। मार्केट में यदि वो चीज 100 रुपए में मिल रही है तो लेसी को वो 10 रुपए में मिल जाएगा, इसको हम लोग बोलता है, ठीक है। एंड और एक चीज ध्यान रखना, इट इज रीजनेबल सर्टेन, कि रीजनेबल सर्टेनिटी होना पड़ेगा कि लेसी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, देन ओनली इट विल बी टर्म्ड एज फाइनेंस लीज। समझ में आया, क्लियर है। थर्ड कंडीशन, लीज टर्म कवर्स मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट का मतलब, जैसे मैंने बोला सपोज लाइफ ऑफ द एसेट है 10 इयर्स, मेजर मतलब 7-8 साल से वही यूज कर रहा है लेसी, देन ऑल्सो सच एग्रीमेंट विल बी टर्म्ड एज फाइनेंस लीज। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, इंसेप्शन ऑफ द लीज का मतलब है जिस दिन लीज एग्रीमेंट बन रहा है उस दिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, याद करो ग्रुप 1 में हायर परचेज किया था, वहां पे भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, कैश प्राइस से कंपेयर करते थे, राइट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, अब मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या होता है, जो ओवर द पीरियड तुम लोग एज ए रेंटल पेमेंट करेगा, रेंट टाइप का पेमेंट करेगा ना, उसका आज प्रेजेंट वैल्यू निकालो एंड देखो क्या वो सब्सटेंशियली ऑल द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को कवर कर रहा है क्या, यानी तुम सारा का सारा ओवर द पीरियड जितना पेमेंट करने वाला है उसका आज प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या वो इक्विवेलेंट टू योर एसेट का वैल्यू है क्या। इसका मतलब इन शॉर्ट हुआ क्या, हमने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दिया, मालिक हम ही रहे। इज इट क्लियर, क्लियर है, समझ में आया। दैट वाज द पॉइंट नंबर 4। देन पॉइंट नंबर 5, लीज्ड एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। स्पेशलाइज्ड नेचर का मतलब आपने मॉडिफाई करके वो एसेट्स को बनाया है, वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज होगा, बाकी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस एम्बुलेंस को फिर हम लोग घूमने के लिए राजस्थानी भोजनालय जाने के लिए यूज नहीं कर सकता वो कार को, राइट। वो एक स्पेशलाइज्ड नेचर व्हीकल है, यदि आपने ऐसा कोई व्हीकल बनाया है जो अदर देन दैट पर्पस यूज नहीं हो सकता, देन सच टाइप ऑफ लीज एग्रीमेंट विल आल्सो बी टर्म्ड एज फाइनेंस लीज। आई होप ऑल द 5 पॉइंट्स आर क्लियर। पहला पॉइंट फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि ऑनरशिप ट्रांसफर सर हो फोर जाएगा। एक बार फिर से बोलना, क्या चीज, फोर्थ पॉइंट एक बार फिर से। फोर्थ पॉइंट का मतलब है ड्यूरिंग द लीज एग्रीमेंट पीरियड जितना आप पेमेंट करने वाले हो लेसर को, उसका प्रेजेंट वैल्यू आज कैलकुलेट करो और कंपेयर करो उस एसेट का फेयर वैल्यू के साथ। यदि मार्केट में जाके आज मैं उस एसेट को खरीदता तो कितने रुपए में आता, तो पता चलेगा ओ जितने रुपए में ये एसेट का खरीदने का पैसा लगता उतना तो मैं उस लेसर को पे ही कर रहा हूं ओवर द पीरियड। इसका मतलब दिस इज अ फाइनेंस लीज। ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। पांचों पॉइंट रिवाइज करता है। पहला पॉइंट बोलता है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा लीज पीरियड के बाद। पॉइंट नंबर 2 बोलता है जिस दिन लीज एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ उसी दिन लेसर ने ऑप्शन दे दिया एट अ नॉमिनल वैल्यू, जो कि बहुत ही कम रेट है एज कंपेयर टू द मार्केट वैल्यू, कि लेसी उसको खरीद सकता है एंड रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी उसको खरीदेगा ही, देन इट इज अ फाइनेंस लीज। थर्ड पॉइंट है कि लीज जो ड्यूरेशन है, लीज एग्रीमेंट ड्यूरेशन ऑलमोस्ट मेरा एसेट का लाइफ कवर कर रहा है, तभी भी वो फाइनेंस लीज है। फोर्थ पॉइंट है कि जो ड्यूरिंग द लीज पीरियड आप पेमेंट करोगे उसका प्रेजेंट वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू योर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, देन ऑल्सो इट विल बी टर्म्ड एज फाइनेंस लीज। एंड या फिर जो लीज एसेट है वो स्पेशलाइज्ड नेचर का है, तभी भी इट विल बी टर्म्ड एज फाइनेंस लीज। आई होप दिस इज क्लियर। देयर आर सर्टेन सर, अदर एडिशन। यस, तो ये बाइफिकेशन क्यों करते हैं हम लोग? बाइफिकेशन बिकॉज अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट बदल जाता है। ऑपरेटिंग लीज के केस में हमें एसेट से कोई लेना देना नहीं है, जो हम रेंट पे करेगा, लीज रेंट पे करेगा, बस हम उसी का अकाउंटिंग करते हैं लेसी अपने बुक्स में।
और लेसर अपने बुक्स में उसको इनकम मान लेता है। बट फाइनेंस लीज के केस में क्या होता है, लेसर अपने बुक्स में एसेट नहीं दिखाता, लेसी अपने बुक्स में एसेट दिखाता है और डेप्रिसिएशन क्लेम करता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। ओके सर। अब देखो एडिशनल कुछ इंडिकेटर्स है कि लीज इज कैंसल्ड, कल को गलती से हमने लीज एग्रीमेंट कैंसिल किया और उस लीज एग्रीमेंट कैंसिल करने की वजह से नुकसान जो हुआ है लेसर को, वो कौन बियर करेगा, लेसी बियर करेगा। तभी भी वो फाइनेंस लीज था, क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड किसको बियर करना पड़ रहा है, लेसी को। तो जब रिस्क एंड रिवार्ड लेसी को बियर करना पड़ रहा है, देन इट बिकम्स फाइनेंस लीज। क्लियर है? Second point, if gain or loss from the fluctuation in the residual value है तो scrap value, if scrap value के बढ़ने या गिरने का मतलब फ्लक्चुएशन की वजह से जो कुछ भी हो रहा है वो भी कौन बियर करेगा, लेसी बियर करेगा। यानी स्क्रैप वैल्यू इफ लेसी बियर करने वाला है तभी भी इट इज अ फाइनेंस लीज। इफ लेसी कैन कंटिन्यू लीज्ड एसेट for secondary period at a rental which is lower than the market rent, बोला है कि एक 5 साल के लिए हमने भाड़े पे दे दिया लेसी को, सेकंड टाइम भी लेसी ही ले रहा है उसको अगला नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, और वो भी रेंट इतना सस्ता कि मार्केट में महंगा रेंट मिलने को रेडी है, बट हम फिर भी उसी लेसी को ही दे रहे हैं बार बार। इसका मतलब असली में उस एसेट का मालिक कौन हुआ, वो लेसी हुआ। एंड सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट विल बी टर्म्ड एज फाइनेंस लीज। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार अच्छे से आप लोग फिर से रीड कर लोगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि फाइनेंस लीज के इंडिकेटर्स क्या है। नाउ सी कुछ बेसिक टर्म्स जो अपने को पता होना चाहिए। मिनिमम लीज पेमेंट, मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है, मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब हो गया ड्यूरिंग द लीज पीरियड, ड्यूरिंग द लीज एग्रीमेंट जितना लेसी लेसर को पे करेगा उसको हम लोग बोलता है मिनिमम लीज पेमेंट। यानी हर साल जो लीज रेंट देने वाला है वो तो देगा ही देगा, प्लस प्लस समटाइम्स क्या होता है, लेसी गारंटी देता है लेसर को कि हम तुमको स्क्रैप वैल्यू इतना कम से कम चुकाएगा, उसको हम लोग बोलता है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। इज इट क्लियर? सपोज स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपए का, स्क्रैप वैल्यू है 10,000, बट लेसी बोलता है हम कम से कम तुमको जब लीज एग्रीमेंट खत्म होगा 4,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू भी पे करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब 4,000 इज द गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एंड 6,000 becomes your unguaranteed residual value. Is it clear? Unguaranteed residual value क्या होता है, टोटल स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट में से जितना स्क्रैप वैल्यू लेसी देने को रेडी है उसको हम लोग बोलता है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, एंड बाकी रेजिडुअल वैल्यू को हम लोग बोलता है अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। क्लियर है? अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है लेसर या लेसी। तो लेसर कितना, उसको क्या क्या मिलेगा लेसर को, लेसर को दो चीज मिलेगा, एक तो मिनिमम लीज पेमेंट जो ये पैसा लेसी पे करेगा ओवर द लीज पीरियड ये मिलने वाला है, प्लस एट द एंड ये वाला पैसा भी तो उसको मिलेगा अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो बेसिकली लेसर ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया उस एसेट में जितना पैसा उसको रिकवर होने वाला है, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं लीज रेंट प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू या अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, इसी को तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट वाला एलिमेंट हटा दो, इंटरेस्ट वाला पार्ट हटा दो, फाइनेंस चार्ज जो हायर परचेज में अपन करता था, रीपेमेंट शेड्यूल बनाता था, तो वो हटा दो इंटरेस्ट चार्ज, तो हम लोग को मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को यदि मैं हटा दूं तो उसको मुझे मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालते हैं, जितना ग्रॉस पैसा इन्वेस्ट किया है, जितना ग्रॉस पैसा इन्वेस्ट किया है उसको उसको कंपेयर करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के साथ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट चार्ज है उसके अंदर में। इज इट क्लियर?
एंड द लास्ट जो टर्म अपने को पता होना चाहिए, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न IRR, हायर परचेज में बहुत किया IRR। IRR किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? IRR देखना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेगा फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। IRR निकालने के लिए, IRR का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। At IRR, your present value of cash inflow is always equals to present value of cash outflow, ठीक है। तो IRR कैसे निकालना है? Your fair value of the leased asset, that is the actual value जिस दिन लीज एग्रीमेंट हो रहा है, it should be equals to present value of cash inflow। अब एक बात बताओ, लेसर के पास क्या क्या पैसा आएगा? एक तो MLP आएगा, यानी लीज रेंट, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, एक वो आएगा, प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। इतना ही पैसा तो लेसर के पास आना है। तो उसका जो, और आज थोड़ी आएगा, वो तो ओवर द पीरियड आएगा। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर करो विद द टुडेज फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, एंड ये दोनों इक्वल होना चाहिए इस रेट के ऊपर। उसी को हम लोग बोलता है इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है ये चीज? IRR वाला कहानी। अब देखो कैसे कैसे हम लोग बुक्स बनाएगा। बुक्स ऑफ लेसी, लेसी अपना बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा? देखो ऑपरेटिंग लीज सीखने का जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग लीज नॉर्मल रेंटल एग्रीमेंट की तरह होता है। हमने भाड़े पे लिया, एवरी ईयर जितना आप रेंट पे करोगे तो हम एंट्री कर देंगे लेसी के बुक्स में, लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और लेसर अपने बुक्स में एंट्री कर देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट। उसके लिए लीज रेंट इनकम है और लेसी के लिए लीज रेंट एक्सपेंस है। कहानी खत्म। मजा आता है फाइनेंस लीज के अंदर में, क्योंकि फाइनेंस लीज के अंदर में असली मालिक है लेसी। तो एसेट वो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। अब वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? फेयर वैल्यू चेक करेगा उस एसेट का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, यानी ओवर द पीरियड लेसी जो पे करने वाला है, लेसी क्या पे करेगा? लीज रेंट एंड गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, उसका प्रेजेंट वैल्यू लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच एवर इज लोअर। देखो आज उस एसेट का फेयर वैल्यू प्लस ओवर द पीरियड लेसी जो पे करने वाला उसका प्रेजेंट वैल्यू, इस दोनों में से जो लोअर होगा उस वैल्यू पे लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में। व्हाई लीज लाइबिलिटी? बिकॉज लेसी अपने बुक्स में एंट्री करेगा एसेट अकाउंट डेबिट, लीज्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। ये पैसा चुकाना भी तो पड़ेगा। इज इट क्लियर? बट एक चीज ध्यान रखना, आपको मिलेगा fair value is lesser than present value of MLP, then finance charge fair value is lesser than present value of MLP। इसका मतलब कि हमारा जो ये फेयर वैल्यू हम है, लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं। फेयर वैल्यू है 10,000 इज लेसर देन, और हम लोग पे कर रहे हैं लेट्स से सपोज 15,000। आज पैसा देके खरीद लो तो 10,000 में मिल जाएगा, और ओवर द लीज एग्रीमेंट आप लोग 15,000 का पेमेंट करने वाला है। इसका मतलब जो ये 5,000 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या चीज है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए दे रहे हैं हम लोग, दैट इज द फाइनेंस चार्ज। और ये इंटरेस्ट पार्ट हम कैसे कैलकुलेट करेगा? यूजिंग IRR, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। और इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेगा हम लोग? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से IRR कैलकुलेट सर करेगा। तो इसमें मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP में मतलब इंटरेस्ट का भी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू दिया है। इंटरेस्ट तो लीज रेंट में इंक्लूडेड ही रहता है। हाँ उसको भी मतलब प्रेजेंट वैल्यू में ला लिया ना। हाँ, उसको भी हमने प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ गए। ठीक है। ठीक है। अब देखो फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज हुआ तो कैसे कैसे करेंगे? लेसी तो क्या करेगा? लीज लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेगा अपने बुक्स में। लेसर क्या करेगा? लेसर करेगा लीज रिसीवेबल। लेसी अपने बुक्स में लाइबिलिटी बुक करेगा, लेसर अपने बुक्स में एसेट रिकॉर्ड करेगा। अब लेसी अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा? अभी ऊपर देखा था, जितना आज पैसा देने से मेरे को एसेट मिल जाएगा और जितना ओवर द पीरियड पे करूंगा, इसमें से जो विच एवर इज लोअर आएगा
उस पे लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा, और वेयर एज लेसर किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट बोले तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से इंटरेस्ट हटा दो। इंटरेस्ट क्यों हटाया, बिकॉज इंटरेस्ट तो हर साल अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगा ना वो एज ए इनकम। इंटरेस्ट हर साल इसके लिए इनकम होगा और इसके लिए एक्सपेंस होगा। क्लियर है? आईआरआर कैलकुलेट करना आता है? सर लेसी तो क्या पहले है? भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर ही रहे फिर तो। क्या चीज? लेसी का बुक्स में तो पहले से इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो ही रहा है ना। पहले से कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? जब वो, आप करिए थोड़ा सा ऊपर, जब वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी रिकॉर्ड कर रहा है तो उसमें नहीं आएगा। विच एवर इज लोअर ले रहा है ना वो। हाँ, तो अगर वो लोअर में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी आया तो नहीं होगा सपोज, इंटरेस्ट। हाँ सपोज सुनो, ये 20,000 का है और ये 18,000 का है, तो ये 18,000 पे रिकॉर्ड करेगा लीज लाइबिलिटी को। हाँ ठीक है, फिर इस लीज लाइबिलिटी में से इंटरेस्ट चार्ज को हर साल अलग अलग करेगा। हम लोग चार्ट बनाना सीखेगा अभी। ठीक है, विद दैट टाइम हम लोग अभी चार्ट बनाएगा तो अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। अभी सिर्फ हम लोग इसके प्रोविजन को रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ फिर से कनेक्ट कर लेंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, एक बार आराम से वेट करो। आईआरआर, हायर परचेज याद करो। आईआरआर कैसे निकालता था हम लोग? हिट एंड ट्रायल मेथड है, दो रेट अज्यूम करता था जिसमें एक रेट में प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, एनपीवी नेगेटिव आना चाहिए, और एक रेट में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। फिर उसका बीच में हम लोग कहीं पे एक रेट फाइंड आउट करता था ना, याद आया? पूरा हाँ याद आ गया। जैसे कि एनुअल लीज रेंट है 50,000, लेट सपोज हर साल 50,000 का लीज रेंट हम लोग को पे करना है 5 साल के लिए, और लेसी ने बोला कि मैं कम से कम 25,000 रुपए का गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू दूंगा, और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है 15,000, यानी टोटल स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट कितना हुआ? व्हाट इज द टोटल रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट? 40,000, जिसमें से 25,000 का गारंटी दे दिया लेसी ने और 15,000 अनगारंटेड है। तो हम लोग आईआरआर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालता है? लेसर। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेसर को एवरी ईयर 5 साल तक 50,000 50,000 50,000 मिलना है, और 5th ईयर में 50,000 लीज रेंट तो मिलेगा ही, प्लस ये रेजिडुअल वैल्यू भी तो मिलेगा, ये रेजिडुअल वैल्यू भी मिलेगा। क्लियर है? तो अब हमें पुल करना है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। आईआरआर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा आईआरआर के लिए। तो हम रेट एज्यूम कर लेंगे एग्जाम में। सपोज एक रेट ले लिया 10%, 10% पे 10% पे, और देखो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 2 लाख, यानी अब क्या होना चाहिए, आपका एक वैल्यू टोटल प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख से ज्यादा आना चाहिए और एक वैल्यू 2 लाख से कम आना चाहिए। आपको ऐसी दो रेट लेनी है जिससे जो आपका फेयर वैल्यू हायर परचेज में, इसी फेयर वैल्यू को हम लोग क्या टर्म बोलते थे? कैश प्राइस। आज रोकड़ा देके एसेट खरीद ले तो कितने में आएगा? हायर परचेज में वो बोलते थे ना, लीज में क्या बोल रहे हैं? फेयर वैल्यू। क्लियर है? तो अपने को दो रेट ऐसा अज्यूम करना है जिसमें प्रेजेंट वैल्यू एक में इससे ज्यादा है और एक में फेयर वैल्यू से कम आए। तो हमने सपोज पहले 10% लिया, 10% से एन्युटी फैक्टर्स यूज करके हमने डिस्काउंट कर दिया वैल्यूज को। हर साल 50,000 50,000 50,000 का इनफ्लो होगा लेसर को, लेकिन लास्ट ईयर 5th ईयर में 50,000 तो होगा ही होगा, प्लस 40,000 का स्क्रैप वैल्यू भी तो आएगा, तो टोटल 90,000 आने वाला है। तो हमने डिस्काउंटिंग करके निकाला प्रेजेंट वैल्यू 2,14,340 आ रहा है, राइट? अब हमें एक ऐसा इंटरेस्ट रेट लेना है जिससे मेरा प्रेजेंट वैल्यू इससे कम आए। अब इंटरेस्ट रेट जितना छोटा लोगे उतना वैल्यू बड़ा आता जाता है। तो हम लोग क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। लेट्स से अज्यूम हमने इंटरेस्ट रेट ले लिया 15%। इफ आप इंटरेस्ट रेट 15% लोगे तो वही सेम प्रोसेस फॉलो करके देखो, हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना आया? 2 लाख से कम आ गया ना? क्लियर है? तो आपने एफएम के अंदर आईआरआर का फॉर्मूला रटा हुआ होगा, हायर परचेज में निकालना सीखा है, तो फॉर्मूला नहीं समझ के हम लोग लॉजिकली भी निकाल सकते हैं। लॉजिकली कैसे निकालना है? हम लोगों को आना है 2 लाख फेयर वैल्यू तक, बिकॉज एट आईआरआर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज शुड बी इक्वल्स टू
योर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, दो रेट लिया था, एक रेट 10% और एक रेट 15%। 10% में हमारा प्रेजेंट वैल्यू आया था 2,14,340 और 15% में आया 187,530। बट हमें तो क्या चाहिए, ना तो 2,14,340 चाहिए, ना 187,530 चाहिए, हमें प्रेजेंट वैल्यू कितना चाहिए, इक्वल्स टू फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू क्या है, 2 लाख, राइट। तो अब आना है 2 लाख तक, आना है 2 लाख तक। इज इट क्लियर? अब आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट करते हैं, बट अपन सीधा जाएगा। यानी एक बात बताओ, 10% पे 2,14,340 है, यहां से 2 लाख पहुंचने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना, बढ़ाना पड़ेगा मुझे। वैल्यू यदि कम करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा करते जाओ। अब मुझे कवर कितना करना है, यहां से यहां मुझे 14,340 रुपीज को कवर करना है, ठीक है। इतना रुपीज को कवर करना है, तब मेरा प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू फेयर वैल्यू हो जाएगा। अब इसको कवर करूं तो करूं कैसे, मुझे इतना पता है, ओवरऑल जो दो रेट मैंने लिया उन दोनों के बीच में 5% का गैप है। 10% और 5%, 15%, इसके बीच में 5% का गैप है। और इस गैप का डिफरेंस कितना है, दिस और दिस, इसका गैप का डिफरेंस है 26,810। लेकिन मुझे एग्जैक्ट 5% कवर नहीं करना, मुझे तो सिर्फ यहां तक आना था, 2 लाख तक आना था। तो यदि 26,810 इज फॉर 5%, तो इतना के लिए मुझे कितना कवर करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो हमें आईआरआर मिल जाएगा। योर आईआरआर इज, यहां से कुछ ज्यादा चाहिए तो 10% में यूनिटरी मेथड लगा के पता चला 2.67% और ऐड कर दो तो दैट विल बी योर आईआरआर। समझ में आया आईआरआर बाय लॉजिकली? कोई हाँ फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, क्लियर है? समझ गए। अब देखो लीज लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी यानी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना अपने को। यहां तक चीजें क्लियर है? अब थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ समझता है। एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम एसके लिमिटेड। अच्छा, हम लोगों ने फाइनेंस पे एसके लिमिटेड से फाइनेंस लीज लिया है। कैसा लीज है? मैक्सिमम सारा क्वेश्चन फाइनेंस लीज का ही होगा। ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन का तो लॉजिक ही नहीं बनता है, बिकॉज उसमें कोई अकाउंटिंग है ही नहीं, उसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। सीधा जितना लीज रेंट होगा वो हम पे करेगा हर साल, वो मेरे लिए खर्चा है लेसी के लिए, और लेसर के लिए इनकम, कहानी खत्म। बट सारे क्वेश्चन फाइनेंस लीज के होने वाले। अब देखो हमने फाइनेंस लीज पे एसेट लिया है, राइट। द इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, लीज टर्म है 4 साल का। जिस दिन हम लीज पे लिया है उस दिन का फेयर वैल्यू क्या है, 20 लाख। यानी आज टेबल पे 20 लाख देता तो हम ऐसा खरीद भी सकते थे, पर अपने पास रोकड़ा नहीं है उतना, तो हमने क्या किया, फाइनेंस लीज पे ले लिया। हर साल हम कितना लीज पे करेगा, 6,25,000 रुपए पर एनम लीज रेट पे करेगा। और गारंटेड फोर्थ ईयर का एंड में, फोर्थ ईयर का एंड में हम लोग कितना रेजिडुअल वैल्यू पे करेगा, 1,25,000 पे करेगा। और एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितना है, 375,000। इसका मतलब कैन यू कैलकुलेट यूजीआरवी? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितना हुआ, 2,50,000। 2,50,000। 2,50,000। इफ टोटल स्क्रैप वैल्यू है 3,75,000, जिसमें से 1,25,000 लेसी देने को रेडी है, तो यानी बाकी हो गया अनगारंटेड। आईआरआर क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%, आईआरआर क्वेश्चन में दिया हुआ है 15%। और जब ध्यान रखना एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन खुद डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दे तो होशियारी मत करना। 4 डेसिमल है तो 4 डेसिमल यूज करना, 3 होगा तो 3, 2 होगा तो 2, वही यूज करना है अपने को। एंड इफ क्वेश्चन डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं देता तो हम लोग इसको निकाल सकता है कैलकुलेटर में, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कर करके, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाते जाओगे तो आपके एन्युटी फैक्टर आएंगे। एंड बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन एन्युटी फैक्टर नहीं दिया तो हमेशा 3 डेसिमल्स लेना आप लोग एन्युटी फैक्टर के लिए। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमें एन्युटी फैक्टर्स पता है,
4 साल का एन्युटी फैक्टर पता है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी एज पर AS 19 एंड डिस्क्लोज इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1। क्लियर है? तो बताओ लीज लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अब हमें IRR पता है, IRR पता है हर साल एवरी ईयर 6,25,6,25,6,25 पे करना है। 4th ईयर में 6,25,000 तो देना ही देना है। और कितना देना है? 1,25,000 गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो टोटल कितना पे करेगा हम लोग? 7,50,000। 7,50,000 पे करेगा अपन। 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर करके हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। इसका मतलब अब हम हमारे बुक्स में लेसी इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, लेसी अपने बुक्स में एसेट किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा? फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP विच एवर इज लोअर। दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। फेयर वैल्यू था 20 लाख, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP है इतना, विच एवर इज लोअर मतलब कितने पे रिकॉर्ड करेगा? 1855 850 पे रिकॉर्ड करेगा। क्लियर है? यहाँ पे पहली बात, पहला स्टेज क्लियर है कि लेसी अपने बुक्स में 18,55,850 पे रिकॉर्ड करने वाला है। यहां तक कहानी क्लियर है? हाँ सर। अब इस 1855 850 पे हम लोग चार्ट बनाता है, जहां पे फाइनेंस चार्ज और वो सबको अलग अलग करना सीखेगा, वो आगे सीखेगा। पहले हम लोग बुक्स देखते हैं कि एंट्री क्या क्या करते हैं। आई होप एक स्टेज क्लियर है। ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि बताओ कि फाइनेंशियलिटी किस पे रिकॉग्नाइज होगा। हाँ, पहला 3 साल का तो एक साथ भी कर सकता है ना, क्या चीज? प्लस करके पहला 3 साल का। चारों साल 6,25,000 पे एक साथ कर सकते हो तुम। 6,25,000 इंटू 4 साल का एन्युटी फैक्टर प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1,25,000 का। हाँ कर सकते हैं। जब स्ट्रिंग्स है। ऑफ कैश फ्लो सेम होता है तो हर साल अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक साथ कर सकते हैं। अब देखो, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। मैंने बोला ऑपरेटिंग लीज महापिद्दू होता है, कुछ होता ही नहीं है। एज पर AS 19 लेसी रिकॉग्नाइजेस लीज पेमेंट एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द लीज टर्म अनलेस अनदर सिस्टमेटिक बेसिस इज मोर एविडेंट। मतलब ऑपरेटिंग लीज में कुछ करना ही नहीं है। लेसी अपने बुक्स में क्या करता है, जो भी लीज पेमेंट करेगा उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज ए लीज रेंट दिखा देगा। कहानी खत्म ऑपरेटिंग लीज। क्लियर है ये चीज? ये वाला पार्ट क्लियर है ना? अभी देखो थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन करता है, उसके बाद में डिस्कस करेगा। एक और है जो सेल एंड लीज बैक का कंसेप्ट है। आप लोग ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको रीड कर लेना, डिस्क्लोजर वाला पार्ट कि क्या क्या डिस्क्लोज करते हैं लीज के केस में, ये आप लोग रीड कर लेना। इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है। सर अच्छा सा देखो, इसको गन खरीद के प्रकाश दे देते। लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू बादल लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फेयर वैल्यू है 48 लाख का, लीज टर्म है 5 इयर्स, लीज रेंटल पर एनम 8 लाख हम लोग को पे करना है, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू दे रखा है, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू पता है, तो हम लोग UGRV कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। 1.40, IRR दिया हुआ है 15%। आपको असर्टेन करना है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे निकालेंगे? पहले प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिर इसमें से माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तब आपको क्या मिल जाएगा? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मिल जाएगा। क्लियर है? लिखा था हमने अनअर्न्ड फाइनेंस हाँ इनकम सर। कैसे निकालना है। तो यहाँ पे अब कैसे करेंगे अपन? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP निकाल लिया। हर साल 8 लाख का लीज रेंट देना था, एवरी ईयर 8 इयर्स का लीज, एवरी ईयर 8 लाख का लीज रेंट दोगे 5 साल तक, और हमारे पास एन्युटी फैक्टर पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है
इसी को यूज करेंगे, ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो 8 लाख से, तो 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट मिल गया। उसके बाद 5th ईयर में आप लोग गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी पे करने वाले हो 1,60,000 का, तो क्या करो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ। तो ये पता चला कि टोटल इतना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है जो लेसी लेसर को पे करेगा, एंड उसको अनगारंटेड बाकी बचा हुआ स्क्रैप वैल्यू भी तो मिलेगा 5 साल के बाद एंड में, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू इतना मिलने वाला है। इन शॉर्ट लेसर ने क्या किया, आज इन्वेस्ट किया 48 लाख रुपीज, 48 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, और ओवर द 5 इयर्स टोटल उसको कितना पैसा मिलेगा, 43 लाख रुपीज मिलने वाला है। 43 लाख ग्रॉस मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का ही मतलब प्रेजेंट वैल्यू में लाना है इन शॉर्ट। यस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ही प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 43 लाख, क्योंकि वो आज का वैल्यू, वो तो फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू है ना। प्रैक्टिकली देखे तो उसके पॉकेट में ओवर द 5 इयर्स कितना पैसा आएगा, 8 लाख इंटू 5, 1,60,000, 1,40,000, ये 3 अमाउंट उसके पॉकेट में आएगा। उसका प्रेजेंट वैल्यू आज से कंपेयर करूं, जो ओवर द 5 इयर्स 43 लाख आएगा, उसका आज वैल्यू कितना है, आज से कंपेयर करूं तो दिस प्लस दिस, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि आप टोटल कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्लियर है? हाँ। कोई दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, हानि नहीं है? और कौन सा दुख सुना है बताओ। क्या चीज? सर ये और तो ये कौन खत्म सा दुख दुख हो सुना रहा खत्म है। है? क्यों नहीं होता है? हो जाएगा, 18 को खत्म हो जाएगा। सर कैसे होगा एक दिन में? क्या चीज? सर मेरे से एक दिन में कैसे होगा? ओ तो अब मैं क्या बोलूं। हम ये लोग भी लाइन में है। वी आर विथ यू दिशा दी। हाँ ना, बस तुम एएस लोग अच्छे से पढ़ो, तुम लोगों की बात बेसिकली सुनो। आप तभी अच्छे से समझ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे ये सारी चीजें, एक आपने ग्रुप 1 अकाउंट्स में हायर परचेज पहले अच्छे से किया था। सर बहुत सारा ये ऐसे है, किया था पर नहीं होता। सर एक चीज बोलूंगा मैं, जब आप लोग को हारने का फिक्र नहीं है, पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, तो जज्बाती हो एकदम बढ़िया से करो। बेशरम नहीं है हम लोग। तो इसको इजी निकालने का मोटिवेटेड। सर कोई निकाले नहीं निकाले, जीजी और मुस्कान जी तो मेरे को नहीं निकालता। देखो आप मुस्कान सुनो, खुद चले गया। अच्छा सुनो ना बाबा, अपने को रिवाइज करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतना इतना चीज कवर कर लेना लास्ट मोमेंट में, बहुत है। एक तो ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालने वाला, ठीक है, प्लस लीज लाइबिलिटी कितने वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे, इस कैटेगरी का क्वेश्चन, ये दो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। एंड तीसरा फेवरेट क्वेश्चन जो आईसीआई का है, जो लीजेस से पूछता है, वो है सेल एंड लीज बैक कंसेप्ट पे, सेल एंड लीज बैक कंसेप्ट, ठीक है। सेल किया और वापस लीज पे ले लिया, क्या किया, पहले एसेट को सेल कर दिया और फिर उसी एसेट को आपने भाड़े पे ले लिया लीज एग्रीमेंट बना के, तो उस कंडीशन में बोलता है देखो क्या सेल एंड लीज बैक क्या फाइनेंस लीज का हिसाब से है या ये ऑपरेटिंग लीज है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज का ज्यादा काम आता है। कभी कभी क्या होता है, हम एक एसेट को यूज कर रहे हैं, फिर उसको किसी को बेच दिया और वापस उसी से रेंट पे ले रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो घपला हो रहा है। क्या घपला हो रहा है, हम लोग जस्ट एसेट की वैल्यू को फ्लक्चुएट करना चाहते हैं, तो इसीलिए एएस बोलता है इफ आपने उस एसेट को सेल किया और सेल करके वापस खुद ही रेंट पे ले रहे हो, तो हम ये देखेंगे क्या वो लीज एग्रीमेंट फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। एंड इफ द एग्रीमेंट इज ऑफ फाइनेंस लीज, तो अपन क्या करेगा, जस्ट होल्ड ऑन, लैपटॉप बंद हो जाएगा मेरा। तो जितने में आपने सेल किया, राइट, जितने रुपीस में आपने सेल किया है माइनस कैरिंग अमाउंट। व्हाट डू मीन बाय कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू। सपोज हमने एसेट को सेल किया 10 लाख रुपए में और बुक्स में उसका वैल्यू था 6 लाख रुपीज। 10 लाख में सेल किया, बुक वैल्यू था 6 लाख, तो 4 लाख एक्स्ट्रा में सेल किया ना, और वापस वही हमने रेंट पे खरीद लिया, और रेंट भी कैसा है, फाइनेंस लीज है। तो बोलता है जो 4 लाख रुपए का फायदा आपने कमाया है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो,
वो आप एक साल में रिकॉग्नाइज नहीं करोगे अपने बुक्स में। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? ओवर द लीज टर्म, जितना ड्यूरेशन का लीज टर्म है उस प्रोपोर्शन में आप रिकॉग्नाइज करोगे। इट इज अमोर्टाइज ओवर द लीज टर्म इन प्रोपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन ऑफ लीज्ड एसेट। इस बात को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि पहले आपने एसेट सेल किया, अब उस एसेट का बुक वैल्यू से कंपेयर करो। इफ आपने बुक वैल्यू से ज्यादा में सेल किया है तो पॉजिटिव आएगा फिगर, एंड इफ बुक वैल्यू से कम में सेल किया तो वो लॉस है। बोलता है ये जो भी पॉजिटिव नेगेटिव गेन और लॉस है उसको इमीडिएटली हम लोग हमारे बुक्स में नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? उसको धीरे धीरे करके हमारे बुक्स में अमोर्टाइज करेगा। किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन जो ओवर द लीज पीरियड होने वाला है। सपोज सेलिंग प्राइस है 50 लाख और आपके बुक्स में उस एसेट का वैल्यू था 40 लाख, तो 10 लाख का गेन हुआ। तो बोलता है ये 10 लाख अब आप कैसे राइट ऑफ करोगे? लीज टर्म, हमने वापस उसी को फाइनेंस लीज में ले लिया 5 साल के लिए, राइट? तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा? एवरी ईयर अपन डेप्रिसिएशन कितना करेगा? हाइपोथेटिकली यदि मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं, सपोज 20%, ये वाला डेप्रिसिएशन हाइपोथेटिकली है। हर साल हम लोग WDV मेथड को यूज करके डेप्रिशिएट कर रहा है। तो पहले साल डेप्रिसिएशन हो रहा है 10 लाख, इज इट क्लियर? दूसरा साल हो रहा है 8 लाख। अरे इन शॉर्ट 20%, अरे डेप्रिसिएशन को हाइपोथेटिकली पकड़ लिया मैंने, 20% WDV, 20% WDV, राइट? तो 50 लाख का 10% कितना हो, 20% कितना हो जाएगा? 10 लाख। देन 40 लाख का 20% 8 लाख, 32 लाख का 20% 6.4, राइट? तो हम 5 साल में उस एसेट को कितना डेप्रिशिएट करेंगे? इतना डेप्रिशिएट करेंगे। तो बोलता है इस डेप्रिसिएशन के रेशियो में इस गेन को आपको क्या करना है? अपने बुक्स में राइट ऑफ करना है। आई बात समझ में? हाँ सर ये किसका बुक में हो रहा है? क्या चीज? ये जो लेसी हो के रहा है बुक में, लेसी के ठीक है। बुक्स में, ठीक है? हाँ अब देखो सेल एंड लीजबैक कंसेप्ट, अब यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आईसीआई, बहुत बार तो यही लिखना होता है। हाँ ये लीज टर्म जो है वो सेकेंडरी पीरियड वाला है ना, वापस लिए? हाँ राइट, फर्स्ट टाइम तो होगा ही नहीं ना ऐसा। हाँ वही कंफर्म कर रहा है, पता है। सेल एंड लीजबैक, अब यदि हमने पहले एसेट को सेल किया, वापस उसी को लीज पे लिया, बट वो लीज एग्रीमेंट है ऑपरेटिंग लीज हुआ, तब क्या करना है? तब आप पहले चेक करो जो आपका सेलिंग प्राइस है। सपोज हमारा सेलिंग प्राइस है 10 लाख और मार्केट में भी हम उसको 10 लाख में बेच सकता था। तब बोलता है इफ सेलिंग प्राइस इज एज इक्वल्स टू द मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू, देन व्हाट एवर बी द प्रॉफिट इमीडिएटली आप रिकॉग्नाइज कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वी हैव नो इश्यू। यानी यहाँ पे आप एसेट की वैल्यू के साथ खेलना नहीं चाहते हो, आपने अपने ही जान पहचान को दिया, वापस उसी से भाड़े में खरीद लिया, चलेगा, क्योंकि आप मार्केट में भी बेचते तो आपको उतना ही रुपए मिलता है। यानी यहाँ पे आपने एसेट की वैल्यू के साथ फ्लक्चुएशन नहीं किया है। क्लियर है? तो व्हाट एवर बी द गेन हम लोग इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लेगा। लेकिन सपोज मार्केट में हम बेच सकते थे 10 लाख में और हमने किसी को बेचा 8 लाख में, बोलता है उस कंडीशन में भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट रेट से कम में बेच रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट का वैल्यू तो आप बढ़ा ही नहीं रहे हो अननेसेसरी। तो बोलता है व्हाट एवर बी द गेन और लॉस उस कंडीशन में आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेना पीएनएल में। लेकिन थर्ड कंडीशन क्रूशियल है। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है? मार्केट में एसेट बिक सकता है 10 लाख लेकिन आप किसी को बेच रहे हो 15 लाख। ऐसा बेवकूफ कौन पैदा हो गया कि मार्केट में वो एसेट 10 लाख में मिल रही है और आपसे वो 15 लाख में खरीद रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एसेट की वैल्यू को फ्लक्चुएट करना चाह रहे हो अपने बुक्स के अंदर में, आप अननेसेसरी अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाह रहे हो। इज इट क्लियर? तो उस कंडीशन में बोला इफ सेलिंग प्राइस इज हायर देन द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, देन एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट में 10 लाख में बिक सकता था। लेट्स अज्यूम, अच्छे से सुनना मेरे को,
बुक वैल्यू है 8 लाख, बुक वैल्यू है 8 लाख, मार्केट में फेयर वैल्यू है 10 लाख, बेचने से मिलेगा 10 लाख, राइट। बट आपने बेचा 15 लाख, आपने बेचा 15 लाख में, तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट रेट और बुक वैल्यू के बीच में जो गैप था उतना तो आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो पीएनएल में, 2 लाख तक का प्रॉफिट पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लो। लेकिन मार्केट रेट से जितना ज्यादा में आपने बेचा है, 10 लाख की जगह जो 15 लाख में बेचा, ये जो 5 लाख है ना, ये 5 लाख आप इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी amortized over the period for which asset is expected to use। क्लियर है, आया समझ में। यहां से वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बनता है आईसीआई का। इज इट क्लियर? हाँ सर। फर्स्ट वाला केस का एग्जांपल दो। लास्ट वाला केस का तो एग्जांपल बोला कि बुक वैल्यू फर्स्ट वाला, क्या चीज, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला हमारा बुक वैल्यू है 8 लाख, मार्केट में बेच सकता हूं 10 लाख में, और एक्चुअल में मैंने बेचा है 10 लाख में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 2 है। लाख इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। एंड सपोज बुक वैल्यू है 8 लाख, मार्केट में सेल कर सकता हूं 10 लाख में, लेकिन मैंने किसी को सेल किया 9 लाख में, तभी भी चलेगा, 1 लाख का प्रॉफिट इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लो। क्लियर ठीक है? है। हाँ। तो आप फटाफट इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन करता है, जो इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है। बहुत बार पूछता है आईसीआई इस पे क्वेश्चन, दुआ करो कि इस बार भी इसी से पूछ ले। ए लिमिटेड सोल्ड मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 40 लाख, WDV मतलब 40 लाख, टू बी लिमिटेड फॉर 50 लाख, यानी बुक वैल्यू है 40 लाख, उसको 50 लाख में बेच दिया। दिस इज माय बुक वैल्यू, सेल वैल्यू, ठीक है। एंड द सेम मशीनरी वाज लीज बैक बाय बी टू ए, और वापस बी ने क्या किया, ए को भाड़े पे दे दिया। एंड द लीज बैक इज अ ऑपरेटिंग लीज, लीज बैक इज अ ऑपरेटिंग लीज, और ये ऑपरेटिंग लीज नहीं होता, फाइनेंस लीज होता। तो क्या करते अपन, 10 लाख को लीज टर्म में डेप्रिसिएशन का रेशियो में अमोर्टाइज कर देते हैं। यस, जो 10 लाख होता वो लीज पीरियड में जितना डेप्रिसिएशन होने वाला है उस रेशियो में हम लोग अमोर्टाइज करता। नाउ इट इज अ ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज में चेक करो कि क्या क्या हो सकता है। सपोज सेलिंग प्राइस है 50 लाख, एंड मार्केट में भी बेचता, यहाँ पे सेल वैल्यू है 50 लाख, बोलता है मार्केट वैल्यू भी उतना ही है, उतने में ही बिकता वो, तो यहाँ पे 10 लाख का प्रॉफिट हम लोग क्या करेगा, पीएनएल, पीएनएल में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देगा। सेकंड केस में बोला मार्केट में 60 लाख में बिक सकता था, फेयर वैल्यू 60 लाख, बट आपने कितने में बेचा, कोई तो भी बात नहीं, पीएनएल, तो 10 लाख पीएनएल में चला जाएगा। अब बोलता है मार्केट में आप लोग 45 लाख रुपए में बेच सकता था, मार्केट में 45 लाख में सेल हो सकता था, बट आपने कितने में सेल किया, 38 लाख में सेल किया। इज इट क्लियर? तो कोई बात नहीं, कम ही तो बेच रहे ना, मार्केट रेट से तो कम में ही बेच रहे तुम, तो 2 लाख का हाँ जो लॉस है इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। क्लियर है? हाँ क्योंकि बुक वैल्यू 40 लाख है और 2 लाख लॉस में तो बेच रहे हैं अपन। अब नेक्स्ट केस में बोला बुक वैल्यू है 40 लाख, मार्केट में बिक सकता है 40 लाख में, मार्केट में बेचेगा तो मार्केट में आज 40 लाख से ज्यादा कोई नहीं देगा इस एसेट का, लेकिन तुम बेच रहे 50 लाख, ओ माय गॉड। तो अब क्या होगा, 10 लाख वो एक्सपेक्टेड लाइफ के हिसाब से होगा यस, पूरा amortize। 10 लाख एक्सपेक्टेड लाइफ के हिसाब से राइट ऑफ करेगा हम लोग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बुक वैल्यू है 40 लाख, मार्केट में बिक सकता है 46 लाख, बट आपने बेचा 50 लाख में, ज्यादा में बेच दिया, हाउ डेयर यू। तो बोलता है 40 लाख और 46 लाख, 6 लाख का जो प्रॉफिट है वो तो पीएनएल में, इमीडिएटली आप पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लो, लेकिन जो बाकी 4 लाख है एक्स्ट्रा वो क्या करेंगे, वो लाइफ के हिसाब से amortize करेगा। यस, एसेट की लाइफ के हिसाब से अमोर्टाइज कर देंगे। क्लियर है? एंड द लास्ट पॉइंट, सपोज फेयर वैल्यू है 35 लाख, मार्केट में बेचता तो नुकसान होता 5 लाख का, लेकिन तुमने किसी को 39 लाख में ही बेच दिया, वाह, 1 लाख का नुकसान में बेचा है, तो इसमें क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। अरे लिखना सिखाया था ना मैंने तुम लोग को इस तरीके से,
अरे मार्केट में बेचने से 5 लाख का नुकसान होता तो अप टू 5 लाख हम लोग क्या करेगा, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेगा। क्लियर है? हाँ लेकिन ये याद आया। अरे फेयर वैल्यू मार्केट में बेचते तो 35 लाख मिलता, बुक वैल्यू है 40 लाख, और हम लोग मार्केट में नुकसान होता, मार्केट में कोई 35 लाख से नीचे खरीद मतलब ज्यादा उसका वैल्यू मिलना ही नहीं था, आप तो भाई उससे भी ज्यादा रेट में बेच दिया। ये जो 4 लाख का प्रॉफिट मार्केट के कंपेयर में आप कमा रहे हो, इसका क्या करोगे, ओवर द लीज पीरियड अमोर्टाइज करोगे, और जो ये 5 लाख का लॉस है वो हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे पीएनएल अकाउंट में। इज इट क्लियर? ठीक है। क्लियर छे? हाँ So that was everything AS19 leases. I hope clear है। अच्छे से क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना, पूरा प्रैक्टिकल एएस इससे ज्यादा आता नहीं है। एक तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पे फोकस करना, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में आईआरआर, ठीक है, एंड देन फिर लीज लाइबिलिटी को कैसे लेसी अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करेगा उस पे फोकस कर लेना है, सेल एंड लीज बैक कंसेप्ट। बस ज्यादातर आईसीआई के क्वेश्चन यहाँ से ही होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। इफ आपका कोई भी डाउट बचा है तो आप लोग मेरे से पूछ सकता है। Else that was our AS19 leases.